हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे किसी ऋजु रैखिक वितरण। किसका वितरण? आवेश का। आवेश के किसी ऋजु रैखिक वितरण के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कैलकुलेशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। एक बात और ध्यान देना है यहाँ कि आवेश का जो ऋजु रैखिक वितरण है वो बहुत बहुत लंबा होना चाहिए, मतलब अनंत लंबाई का होना चाहिए। और इस कंडीशन में बताना है कि विद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर कितने के बराबर होगा। यहां दो बातें हम लोग को अभी समझना है। फर्स्ट, आवेश का रैखिक वितरण क्या है। पहले मैं इसे पढ़ा चुका हूं, फिर भी आज एक बार रिवीजन मैं करा दे रहा हूं आप लोगों को, तो ध्यान से देखेंगे। आवेश का रैखिक वितरण जो नाम है वही परिभाषा है। रैखिक माने रेखा। जब कोई विद्युत आवेश किसी रेखा के अनुदिश फैला हुआ हो तब उसे कहते हैं आवेश का रैखिक वितरण। यहां ध्यान देना है कि जिस रेखा के अनुदिश आवेश का वितरण हुआ है वो रेखा सीधी हो सकती है या वक्र भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को यहां आवेश के ऋजु रैखिक वितरण पर विचार करना है। ऋजु का मतलब यहां होगा सीधा। आवेश का कैसा वितरण चाहिए? सीधी रेखा पर फैले हुए आवेश के कारण हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। एक और बात ध्यान देना है, समरूप यहां दिया गया है, मतलब आवेश का जो रैखिक वितरण हम लोग अभी विचार करेंगे वो समरूप होना चाहिए। मतलब रैखिक वितरण के प्रत्येक भाग में आवेशों का जो वितरण है वो समान तरह से होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आवेश के रैखिक वितरण के लिए आवेश का रैखिक घनत्व, जिसे हम लोग लैम्डा चिन्ह से सूचित करते हैं, वो समान होना चाहिए। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई L। और लैम्डा का मतलब क्या होता है? आवेश के रैखिक वितरण के प्रति इकाई लंबाई में फैले हुए आवेश को क्या कहते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। Q अपॉन L इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो यहां देखना है, यह है आवेश का एक रैखिक वितरण। यहां जो आवेश का रैखिक वितरण मैं लिया हूं इसमें धनात्मक आवेश का वितरण हुआ है। हम लोग ऋणात्मक आवेश का आप रैखिक वितरण भी ले सकते हैं। और ये अनंत लंबाई का है, मतलब इधर अनंत दूरी तक फैला हुआ है और ऊपर में भी अनंत दूरी तक फैला हुआ है। आवेश के रैखिक वितरण से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है और इसी P बिंदु पर बताना है, क्या बताना है कि आवेश के इस ऋजु रैखिक वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहां एक बात ध्यान देना, अभी जो कुछ भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कैसे करेंगे? गाउस के नियम की सहायता से। और गाउस के नियम के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हम लोगों को लेना होगा बंद गाउसीय सतह। तो बंद गाउसीय सतह का आकार कैसा हम लोग लेंगे, आकृति कैसा लेंगे, पहले देखना है। इसकी आकृति तो मैं बताया था कि अगर आवेश बिंदु पर केंद्रित हो या गोला पर फैला हुआ हो या आवेश का ठोस गोला हो तो ऐसे कंडीशन में जो गाउसीय सतह लेना होता है वो कैसा लेना होता है? गोलीय लेना होता है। लेकिन यहां एक रेखा पर, सीधी रेखा पर आवेश फैला हुआ है। सीधी रेखा को हम लोग क्या मान सकते हैं? बहुत पतला बेलन मान सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां आवेश एक बहुत पतले बेलन पर फैला हुआ है। तो ऐसे स्थिति में जो गाउसीय सतह हम लोग लेंगे कैसा लेंगे? बेलनाकार लेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, जितनी दूरी पर P बिंदु है, R दूरी पर है ना, तो R को त्रिज्या मान के और हम लोग अभी एक बेलन यहां बना देंगे।
देखिए, तो ये हो गया एक बेलनाकार गाउसीय सतह। इसकी लंबाई मान लेते हैं हम L, और ये बेलनाकार गाउसीय सतह। गाउसीय सतह लंबाई L हो गया। और ये जो आप अनंत विस्तार वाला आवेश का रैखिक वितरण है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर आवेश का रैखिक घनत्व यहां हम लोग मान लेते हैं लैम्डा। और अब हम लोगों को यहां P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसे समझने के लिए पहले हम एक और डायग्राम बना के और आप लोगों को कुछ मैं बताना चाह रहा हूं। ये देखिए आप लोग, आवेश का रैखिक वितरण और कितना लंबाई का, पहले मान लेते हैं अनंत लंबाई का। कितना लंबाई का, अनंत लंबाई का मान लेते हैं। और यहां एक बिंदु लेते हैं P, R दूरी पर, जहां हम लोगों को विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। तो बताइए, P बिंदु आप कहीं भी लेंगे तो P बिंदु जो है ना वो बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आवेश का रैखिक वितरण अनंत लंबाई का है, तो नीचे भी अनंत तक और ऊपर में भी अनंत तक, तो ये तो P बिंदु बीच में ही ना हो जाएगा। और यहां अगर विद्युत क्षेत्र निकालिएगा, कैसे निकालेंगे जरा देखिए। किसी रेखा को अति सूक्ष्म छोटे छोटे भागों में अगर आप बांटोगे तो प्रत्येक छोटा भाग क्या काम करेगा, प्रत्येक छोटा भाग काम करेगा बिंदु की तरह। ऐसे भी आप लोग जानते हैं बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। तो यहां पर, यहां से x दूरी पर एक बहुत छोटा भाग ले लिए, dx लंबाई का, लंबाई छोटा तो इसमें आवेश भी छोटा हो जाएगा, आवेश dq। और उतना ही दूरी पर नीचे भी अगर हम एक बहुत छोटा भाग ले लिए, dx लंबाई dq आवेश, तो क्या करेंगे आप, यहां से जितनी दूरी होगी इधर उतनी ही दूरी होगी इधर। यहां देखिए r, यहां x, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब बताइए, ये तो बिंदु आवेश की तरह काम कर रहा है, ये भी बिंदु आवेश की तरह काम कर रहा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश है ना, इधर की ओर डी ई, और इसके कारण भी कितना, डी ई। अब हम क्या करेंगे, P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे ना। विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश, तो जोड़ने का जो काम करेंगे वो किस विधि से करेंगे, सदिश के विधि से करेंगे। तो जोड़िए पहले यहां इस रेखा के अनुदिश, देखिए पहले हम दोनों का घटक निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहां अगर कोण थीटा हो तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर देखिए ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह से ये भी दोनों रेखाएं काटे, सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा, इसका एक घटक इधर डी ई कॉस थीटा और इसका भी हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, और इसका एक घटक इधर डी ई साइन थीटा और एक घटक इधर डी ई साइन थीटा। तो क्या सीखे,
ये डी ई डी तो दो भागों में ना बट गया, तो ये तो खत्म हो गया डी, ये भी खत्म हो गया डी, रह क्या गया डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। अब जोड़िए तो देखिए नीचे डी का साइन थीटा, ऊपर भी डी साइन थीटा, दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर, तो योगफल क्या होगा 0। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब रह गए केवल ये दोनों, एक ये और एक ये, और दोनों की दिशाएं क्या है समान है। तो जब समान दिशा में दो सदिश हो तो इनका योगफल भी क्या होता है उन्हीं के दिशा में होता है, और योगफल का परिमाण दोनों के परिमाण के जोड़ के बराबर होता है। अब इसी तरह से क्या करेंगे कि एक इधर बहुत छोटा भाग ले लेंगे और इधर भी एक बहुत छोटा भाग लेंगे, फिर यहां कैलकुलेट करेंगे विद्युत क्षेत्र। तो केवल आवेश के रैखिक वितरण के लंबवत जो रेखा है इसी के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का जो घटक आएंगे दो, ये रह जाएंगे, बाकी इधर वाला घटक डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि इधर आप अनंत तक इसी तरह से छोटा भाग लेके कैलकुलेशन करते जाइए और इधर भी अनंत तक छोटा भाग लेके कैलकुलेशन करते जाइए। तो हर एक छोटे भाग का जो विद्युत क्षेत्र यहां होगा, विद्युत क्षेत्र का केवल डी कॉस थीटा जो घटक है वही पी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र में शामिल होगा, बाकी जो डी साइन थीटा घटक है ये तो दूसरे डी साइन थीटा के द्वारा क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि जब केवल डी कॉस थीटा को ही जोड़ना है तो इनका दिशा तो इधर है, तो पी बिंदु पर अगर सभी छोटे छोटे भागों के कारण डी कॉस थीटा को आप जोड़ोगे तो किधर आएगा इधर की तरफ आएगा ना। तो इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर किसी विद्युत आवेश के अनंत लंबाई का कोई ऋजु रैखिक वितरण हुआ तो उसके कारण किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करिएगा तो किधर आएगा आवेश के रैखिक वितरण के लंबवत आएगा, और धनात्मक आवेश फैला हुआ है ना तो इस आवेश के रैखिक वितरण से दूर आएगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए हर जगह ऐसा ही होगा। तो हम लोग यहां जो बनाएंगे अभी विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा E वेक्टर, और यही हम लोगों को फाइंड करना है, परिमाण होगा E। एक और बात देखिए, ये जो बेलन है बेलनाकार गौसीय सतह, इसके वक्र भाग किसी भी बेलन में कितने सतह होते हैं 3 सतह होते हैं, एक वक्र और 2 समतल, एक ये वाला समतल सतह और एक नीचे वाला समतल सतह, यही ना 3 होंगे। तो देखिए यहां ये जो आवेश का रैखिक वितरण है ये बेलन के अक्ष के अनुदिश है, अक्ष पर है। इसका मतलब बेलन का जो वक्र सतह है चारों ओर क्या होगा, ये बिल्कुल वक्र सतह के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा समान होगा, और दिशा किधर होगी बेलन के त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगी। याद रखिए कहां से, सममिति के सिद्धांत से, जैसा इधर वैसा इधर, वैसा इधर वैसा इधर, हर तरफ क्या होगा समान होगा। तो बेलन के वक्र सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा, और बेलन के प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी चाहे वक्र भाग पर लीजिए चाहे समतल भाग पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर होगी आवेश के रैखिक वितरण के लंबवत और उससे दूर होगी। अगर यहाँ ऋणात्मक आवेश का वितरण होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती आवेश के रैखिक वितरण के लंबवत और उसी के ओर होती। क्लियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है बताया गया था, आप लोगों को एक बार क्या करेंगे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल निकाल के, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल निकालेंगे, और अदिश गुणनफल निकाल के फिर क्या करेंगे विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम लोग करेंगे गाउस के नियम का प्रयोग करेंगे, और गाउस के नियम का प्रयोग करके और तब हम लोग क्या करेंगे विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां देखिए विद्युत क्षेत्र वक्र भाग पर हर जगह
आवेश के रैखिक वितरण के लंबवत बाहर की ओर, हर जगह यही होगा। आवेश के रैखिक वितरण के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां जो है इस तरह से हो गया। वक्र भाग के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? समान होगा। समतल जो सतह है दोनों ऊपर और नीचे, यहां पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऐसे होगी, रैखिक वितरण के लंबवत दूर। अब देखिए जब विद्युत फ्लक्स निकालिएगा तो जिस सतह से विद्युत फ्लक्स निकालना है उस सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश लेंगे ना। तो समतल सतह गए तो एक ही क्षेत्रफल सदिश ले सकते हैं, ऐसे देखेंगे यहां इधर। तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? लंब हो गए। उसी तरह से यहां क्षेत्रफल सदिश ऐसे और विद्युत क्षेत्र ऐसे, फिर यहां क्या हो गया? लंबवत हो गया। और आप लोग पढ़े हैं कि अगर किसी सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहां पर इस सतह के लिए भी विद्युत फ्लक्स 0 और इस सतह के लिए भी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए यहां सब लोग, यहां ध्यान ये देना है कि बेलनाकार गाउसिये सतह के प्रत्येक समतल भाग के लिए क्या होगा? ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों परस्पर लंबवत हो जाएंगे। इस स्थिति में प्रत्येक समतल भाग से होकर विद्युत फ्लक्स देखिए क्या होगा? फाई यू, यू माने अपर सरफेस के लिए इक्वल टू फाई एल, एल माने लोअर सरफेस, लोअर जो समतल सरफेस है उससे होकर बराबर 0। और अब किससे निकालेंगे? ये जो बेलनाकार गौसीय सतह का जो वक्र भाग है इससे विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो याद रखिएगा वक्र सतह कहीं भी हो, विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन करना हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? वक्र सतह पर एक बहुत छोटा भाग लेंगे, इतना छोटा लेंगे कि वो समतल की तरह काम करेगा। और ऐसा छोटा भाग कितना के बराबर होता है? लगभग बिंदु के जैसा हो जाएगा। ठीक है? और वहां से क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे। पहले छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर समाकलन कर देंगे पूरे सतह के लिए, तो कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहां अब क्या करना है, जैसे बताए थे ना, अगर गोलीय सतह हो और गोला के सतह के किसी बिंदु पर लंब खींचना हो तो क्या बताया गया था? गोला के सतह के किसी भी बिंदु पर लंब का मतलब होता है उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या। ठीक उसी तरह से बेलन का जो वक्र भाग है, बेलन के वक्र भाग के किसी बिंदु पर लंब का मतलब हुआ उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या। तो बेलन का जो सतह है, वक्र सतह,
इस पर एक P बिंदु लिए हैं, यहां पर एक बहुत छोटा अगर हम भाग ले लें, देख लीजिए बहुत छोटा भाग, तो ये लगभग बिंदु के समान हो जाएगा। और यहां पर लंब मतलब यहां से खींची गई त्रिज्या बंद सतह है, तो क्षेत्रफल सदिश लंबवत तो लेंगे सतह के, लेकिन बाहर की ओर लेंगे तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। यहां क्षेत्रफल डी ए, याद रखिएगा। बेलन का जो वक्र भाग है, वक्र भाग पर कहीं भी, वक्र भाग पर याद रहे, वक्र भाग पर कहीं भी आप क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो किधर आएगा, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र भी किधर है, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर। मतलब बेलनाकार गौसीय सतह के वक्र भाग के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के दिशा समान होने के कारण उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, बेलनाकार गौसीय सतह के वक्र भाग, बेलनाकार गौसीय सतह के वक्र भाग से होकर विद्युत फ्लक्स बेलनाकार गौसीय सतह के वक्र भाग से होकर विद्युत फ्लक्स। और ये जो विद्युत फ्लक्स है क्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहां के बाद वहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, फाई टोटल इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर जो है ये तो छोटे भाग से विद्युत फ्लक्स है ना, अब क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। लेकिन इस बार जो समाकलन करना है ये बंद सतह के लिए नहीं करना है, केवल बेलनाकार गौसीय सतह के वक्र भाग के लिए करना है। तो यहां पर नीचे में लिख दे रहे हैं सी, केवल ये बताने के लिए कि समाकलन जो है वक्र भाग से होकर किया जा रहा है। तो यहां वक्र भाग के लिए किया जा रहा है, तो फाई टोटल इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, और फिर यहां फाई टोटल ई को बाहर करेंगे, डीए इंटू 1। अब बताइए डीए क्या है, इस छोटा जो भाग है ना इसके थ्रू मैंने इससे होकर विद्युत फ्लक्स है, और जब समाकलन कर दिए डीए का तो पूरा क्षेत्रफल ना हो जाएगा। समाकलन किसके लिए कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं बेलनाकार गौसीय सतह के वक्र भाग के लिए कर रहे हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा बेलनाकार गौसीय सतह का जो वक्र भाग है उसका क्षेत्रफल होगा, देखिए E इंटू 2 पाई आर इंटू एल। यहां पर बेलन की त्रिज्या कितना है, r है, तो 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल समीकरण 2। और अब क्या करना है, अब पूरे बेलनाकार गौसीय सतह से कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इस सतह से विद्युत फ्लक्स प्लस ऊपर वाले सतह से विद्युत फ्लक्स प्लस वक्र भाग से विद्युत फ्लक्स सबको आपस में जोड़ देंगे तो कुल विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा। यहां जो है समीकरण 2 मानने की जरूरत नहीं है, बस फाई टोटल इक्वल टू
फाई टोटल हम लोगों को नहीं करना था, सॉरी। यहां जो हम लोग अभी जो विद्युत फ्लक्स का जो कैलकुलेशन किए हैं, ये तो केवल वक्र भाग से कैलकुलेशन किए हैं ना। ये जो सिंबल यहाँ टोटल लिख दिए हैं, सॉरी ये गलत हो गया है। यहां हम लोग को लिखना है, अभी केवल लिखना है फाई सी। सी क्या व्यक्त करेगा? सी माने कर्व, मतलब ये जो विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेलनाकार गाउसीय सतह के केवल वक्र भाग से होकर विद्युत फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। अब निकालना है टोटल विद्युत फ्लक्स, तो यहां लिखना होगा अब बेलनाकार गाउसीय बेलनाकार गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स तो बताइए कुल विद्युत फ्लक्स आप लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेलन में 3 सतह होते हैं, तीनों सतह से विद्युत फ्लक्स अलग अलग निकाल के और तीनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर होगा कुल विद्युत फ्लक्स इक्वल टू ऊपर वाले समतल भाग से विद्युत फ्लक्स प्लस नीचे वाले समतल भाग से विद्युत फ्लक्स प्लस वक्र भाग से विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल 0 प्लस 2 पाई आर इंटू एल, सॉरी 0 प्लस ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, और फिर यहां होगा फाई टोटल इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, समीकरण 1। क्लियर हो गया? तो ये जो कैलकुलेशन किए कुल विद्युत फ्लक्स, ये कैसे कैलकुलेट किए? ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के अदिश गुणनफल के द्वारा। अब हमारे पास एक और विधि है ना, कौन सा विधि है? गाउस के नियम के द्वारा। गाउस के नियम से हम लोग कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहां लिखना होगा अब गाउस के नियम से बेलनाकार गाउसीय सतह से होकर बेलनाकार गाउसीय सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स तो देखिए आप लोग यहां फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बताइए क्यू इनक्लोज्ड मतलब क्या? जिस गाउसीय सतह से कुल विद्युत फ्लक्स हम लोगों को कैलकुलेट करना है, उस गाउसीय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। तो गाउसीय सतह तो यही है बेलन की तरह। बताइए गाउसीय सतह की लंबाई कितनी है? L। तो ये जो आवेश का रैखिक वितरण है, ये तो बेलनाकार गाउसीय सतह से होके गुजर रही है ना।
तो अगर इसकी लंबाई L हो गई तो आवेश के रैखिक वितरण की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी, जो अंदर में है। तो अब बताइए आवेश का रैखिक घनत्व क्या है? लैम्डा है। लैम्डा मीन्स इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश। तो इकाई लंबाई में फैले हुए आवेश को कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व जितना है वही होता है इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश। तो इकाई लंबाई में फैला हुआ आवेश लैम्डा हो जाएगा, तो L लंबाई में कितना आवेश हो जाएगा? लैम्डा बाई L, सॉरी L लंबाई में लैम्डा इंटू L। एक और उपाय है कैलकुलेट करने का, आप लोग पढ़े हुए हैं, लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू L। ये भी कर सकते हैं। तो यहां पर फाई टोटल इक्वल टू लैम्डा इंटू L बटा एप्सिलॉन 0 समीकरण 2, जहां Q इनक्लोज्ड बराबर लैम्डा इंटू L, मतलब बेलनाकार गाउसिय सतह के अंदर स्थित कुल आवेश। समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष बराबर है, तो फिर दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे आप लोग, तो अब जो है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 का दायां पक्ष E इंटू 2 पाई R इंटू L और 2 का दायां पक्ष लैम्डा L बाई एप्सिलॉन 0। L और L कैंसिल हुआ, तो यहां देखिए E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R और E व्युत्क्रमानुपाती R। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अनंत लंबाई का आवेश का कोई ऋजु रैखिक वितरण हो और वो भी समरूप ऋजु रैखिक वितरण हो, तो उससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। लैम्डा क्या है? आवेश का रैखिक घनत्व है, और R क्या है? आवेश के रैखिक वितरण से P बिंदु की दूरी है जहां विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करना है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? और देखिए E व्युत्क्रमानुपाती R, अलग अलग कंडीशन में विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ जो डिपेंडेंस है वो अलग अलग तरह से होता है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये जो है रिलेशन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे, वहां भी अभी गाउस के नियम का एप्लीकेशन पढ़ना है, और वहां पर क्या पढ़ना है हम लोगों को? अनंत विस्तार वाले समतल आवेश के पृष्ठीय वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।